बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में 80 टू 90% स्कोर करना है। सही है। अगर कोई चाहता है कि वो मिनिममली 80 टू 90% मार्क्स ले फ़र्स्ट ईयर में, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है एक थोड़ी सी गाइडलाइन, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगी इसमें कि किस तरह आप लोगों ने मिनिमम इतना मार्क्स लेना है। सही है। तो सबसे पहले मैं लिटिल बिट ओवरव्यू देती हूँ अबाउट द पेपर एंड ओएसपी के किस तरह होता है हमारे पास, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर इस तरह है कि हमारे पास स्टार्ट ऑफ द मेडिकल ईयर है। तो इसमें हमारी जो है वो प्रैक्टिस होती है, मतलब हमें पता नहीं होता पहले से कि किस तरह का पैटर्न होता है। फिर जब आप फर्दर आगे जाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह के पेपर्स होते हैं, किस तरह की ओएसपीज और वाइवा होते हैं। तो फिर आप लोग को आइडिया हो जाता है। लेकिन चूँकि फ़र्स्ट ईयर में इंसान जो है वो न्यूली सब कुछ चेंज हो जाता है आफ्टर द एफएसी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो कि किस तरह वो स्टडी करें और किस तरह वो अपना जो कोर्स है वो कवर कर रहे हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले, अच्छे से परसेंटेज ले 80% मिनिमम। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के जो फाइनल जो प्रूफ होता है, तो उसमें 3 पेपर्स होते हैं। एक पेपर ए होता है, फिर पेपर बी होता है एंड लास्ट वन इज़ द पेपर सी। ये 3 पेपर्स होते हैं और हर एक पेपर के साथ फिर जब पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी रिटन वर्क जो हो जाता है, तो उसके बाद फिर ऑस्पीज़ होते हैं, जिसे आप लोग वाइवा या प्रैक्टिकल्स भी कह सकते हैं। जैसे हमारे जो सेकेंड ईयर में हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो एफएससी का कोर्स था, तो उसमें हम प्रैक्टिकल्स कहते हैं, लेकिन वो तो 10 मार्क्स का होता था। उसमें सिर्फ बस 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इतना ख़ास वो नहीं होता था। बाकी जो थी वो कॉपीज़ चेक की जाती थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाता है। वो इन द सेंस इस तरह के उसको हम फिर ओएसपी बोलते हैं, और ओएसपी में ये होता है कि इसमें आप लोग से टीचर्स जो है वो मुख्तलिफ़ टीचर्स होते हैं और वो क्वेश्चंस पूछते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेशंस होते हैं, और तकरीबन 80 मार्क्स जो है वो ये ओएसपी कैरी करता है। और इसके अलावा हमारे पास हर एक स्टेशन पे डिफरेंट जो है वो सर्कमस्टांसेस होती हैं। कुछ में कॉपी चेक की जाती है, कुछ में टीचर्स क्वेश्चन करते हैं, और कुछ में जो है वो स्टैटिक होता है। तो उसमें आप लोगों ने बस जो क्वेश्चन पेपर होता है तो उसके मुताबिक आंसर फिल करना होता है। जबकि हमारे पास जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जो पेपर होता है, तो उसमें टोटली हमारे पास 120 एमसीक्यूज़ होते हैं। और उसी 120 एमसीक्यूज़ में हर एक एमसीक्यूज़ जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटली हमारे पास 120 मार्क्स बनते हैं इंडिविजुअली हर एक पेपर के, यानी पेपर ए के 120, पेपर बी के 120 और पेपर सी के 120 बन जाते हैं। सही है। अब जब पेपर ए की ओएसपी होती है उसके 80 मार्क्स होते हैं, पेपर बी की ओएसपी की भी 80 मार्क्स होते हैं, और पेपर सी की जो ओएसपी होती है उसके भी 80 मार्क्स होते हैं। तो टोटली अगर हम ओएसपी प्लस जो हमारे पास थ्योरी होती है, दोनों को हम कंबाइन कर ले, तो हर एक इंडिविजुअल जो पेपर होता है वो कैरी करता है 200 मार्क्स। यानी पेपर ए के जो थ्योरी होती है अलॉन्ग विद ओएसपी हमारे पास 200 मार्क्स बन जाते हैं, और इस तरह पेपर बी और सी के भी 200 मार्क्स बन जाते हैं। तो टोटली ये हमारे पास अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास 600 मार्क्स बन जाते हैं। और 600 मार्क्स ये हो जाते हैं, जबकि हमारे पास टोटली अगर हम कहें तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में 700 मार्क्स होते हैं। तो 700 में ये 100 कहाँ से आ जाते हैं? तो ये 100 वो मार्क्स होते हैं जो कि जो इंटरनली हमने एग्ज़ाम्स दिए होते हैं, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। सही है। यानी पेपर ए का जो ब्लॉक होता है, पेपर बी का ब्लॉक होता है, पेपर सी का ब्लॉक होता है। सही है। जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जिनको हम ब्लॉक कहते हैं। जबकि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको हम प्रूफ कहते हैं। सही है। तो हमारे पास ये जो प्रूफ होता है उसमें 700 मार्क्स है, तो 600 मार्क्स हमने कहा कि हमारे पास जो इंटरनली एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के होते हैं। सॉरी, 600 मार्क्स जो है वो पेपर ए, पेपर बी और पेपर सी के होते हैं। जबकि रिमेनिंग जो 100 मार्क्स होते हैं, तो उसमें कुछ मार्क्स जो है वो हमने जो इंटरनल एग्ज़ाम्स दिए होते हैं, तो उन्हीं इंटरनल एग्ज़ाम से हर एक ब्लॉक से जो है वो इंडिविजुअली इसमें मार्क्स शामिल हो जाते हैं। तकरीबन 10 टू 20 इस तरह मार्क्स होते हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन कुछ परसेंटेज होता है, यानी 10% के 20% जो है वो हर एक ब्लॉक से ऐड होता है। आई थिंक 20% है, तो अगर हम तीनों ब्लॉक्स की बात करें तो 60 मार्क्स जो है ये बन जाते हैं। और इसके अलावा द रिमेनिंग 40 मार्क्स में क्या होता है कि हमारे पास जो अटेंडेंस होती है पर ईयर, जो स्टूडेंट कॉलेज जाता है उसकी जो अटेंडेंस होती है, तो उसमें वो शामिल हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट की जो बाकी रेपुटेशन होती है, यानी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि कॉलेज की तरफ से जाएंगी, तो वो तो बाकी सब कुछ कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन वो 100 मार्क्स उसी के शामिल हो जाते हैं। सही है। लेकिन जो आप लोगों ने बनाने हैं वो कौन से, वो जो 600 होते हैं वही मेन आप लोग की टारगेट होती है, और आप लोग के मार्क्स भी उसी में भी बनने होते हैं।
क्योंकि बाहर जो इसके अलावा जो है 100 मार्क्स रह जाते हैं। तो ये तो वैसे भी हर एक कॉलेज जो है वो कोशिश करता है कि अगर स्टूडेंट ने ब्लॉक में सिर्फ पास ही किया हो। अब जो हमारे पास 600 मार्क्स होते हैं जो कि आप लोग को प्रूफ के जो पेपर्स होते हैं, पेपर ए बी सी, उसी से मिलते हैं। तो सबसे सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि किस तरह वो हम इजीली जो है वो मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी मिनिममली हम उसमें 500 मार्क्स भी ऑब्टेन कर ले तो बहुत बड़ी बात है, सही है। और कुछ स्टूडेंट जो है वो 550 भी क्रॉस कर लेते हैं। तो रेट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि उसने कितनी स्टडी की है और उसका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, सही है। लेकिन हमारे पास होता कुछ यूँ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फाटा के या हमारे पास जो HEC के होते हैं, इसके अलावा जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ये मसला होता है कि वो फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो क्लास में नहीं होते। उनकी एडमिशन्स जो है वो लेट हो जाती है, तो जब वो क्लास में आते हैं तो उनसे आधे से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाता है, सही है। वो मतलब वो हुआ होता है तो वो फिर उनको खुद ही कवर करना पड़ता है। तो उनके पास टाइम बहुत कम होता है और उसी कम टाइमिंग में वो कोशिश करते हैं कि किस तरह, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनका जो बेस होता है वो ही नहीं बना होता है। जो कि हमारे पास फाउंडेशन मॉड्यूल है उसमें बनता है। तो जब वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किस तरह आप वो पेपर पढ़ लें और इसके अलावा पेपर के लिए तैयारी करें और किस तरह वो कोर्स कंप्लीट कर लें। तो उनके लिए भी इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरह वो लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना, पेपर ए में हमारे पास टोटली 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक फाउंडेशन होता है और इसके अलावा एक ब्लड मॉड्यूल होता है, सही है। अब जो फाउंडेशन मॉड्यूल होता है तो उसके हमारे पास 64 टू 65 समथिंग इस तरह हमारे पास फाउंडेशन के MCQs बनते हैं इन ब्लॉक ए, और सॉरी ब्लॉक ए नहीं, पेपर ए में। और इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड मॉड्यूल आता है तो उसके रिमेनिंग जो MCQs होते हैं वो इसके होते हैं सम 50 प्लस समथिंग इस तरह होते हैं, 50 नहीं उससे भी कम होते हैं, 40 प्लस समथिंग इस तरह होते हैं। लेकिन ज़्यादातर MCQs जो है वो फाउंडेशन मॉड्यूल के होते हैं। अब फाउंडेशन मॉड्यूल इस तरह है ना कि उसमें जो सारे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी आती है, एनाटॉमी आती है, हिस्टोलॉजी आती है और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जो है इसके तकरीबन 10 टू 14 टू 15 मार्क्स होते हैं, सही है। हर एक ने अपना पूरा इक्वली कंट्रीब्यूट किया होता है, यानी इसके अलावा जो हमारे पास बाकी जो मॉड्यूल्स होते हैं तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट जो है वो डोमिनेट होता है और उसके साथ जो है फिर वो बायोकेम जो है वो लाजमी होता है। यानी अगर हम पेपर बी की बात करें तो इसमें फिजियोलॉजी डोमिनेट है। अगर हम इसके सॉरी पेपर बी नहीं, जो हमारे पास ब्लड मॉड्यूल है तो उसमें हमारे पास जो फिजियोलॉजी है वो डोमिनेट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो पेपर बी है MS के, तो उसमें एनाटॉमी डोमिनेट करता है, यानी एनाटॉमी के ज़्यादा MCQs होते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास जो पेपर सी होता है तो पेपर सी में हमारे पास जो रिस्पायरेटरी और इसके अलावा जो CVS मॉड्यूल है तो उन दोनों में फिजियोलॉजी ज़्यादातर जो है वो उसके MCQs आते हैं, सही है। और इन तीनों पेपर्स में बायोकेम ने अपना पूरा रोल अदा किया हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पेपर में बायोकेम ज़्यादा है और दूसरे में कम है। सब में जो है बायोकेम ने पूरा पूरा कंट्रीब्यूट किया होता है, सही है। यानी आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उनके लिए बायोकेम मुश्किल होता है और है भी थोड़ा मुश्किल इन सेंस के वो जल्दी इंसान से भूल जाता है और याद करना भी मुश्किल होता है। ज़्यादातर फार्मूले होते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो जितनी भी बायोकेमिस्ट्री के कंटेंट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिजियोलॉजी ये होती है कि अगर इंसान का कंसेप्ट एक बार बन जाए तो मतलब इंसान के जहन में वो चीज़ याद रहती है। एनाटॉमी भी ये है कि अगर आप लोग उसको पहले समझ के उसके बाद उसको रट्टा कर ले तो लिटिल बिट वो याद होता है, सही है। लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री होती है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल इस तरह होती है कि वो इंसान को याद करने में भी मुश्किल होती है, समझ भी जाओ उसके बाद भी उसको याद करना भी मुश्किल होता है, उसको रिमेंबर करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो वर्डिंग होते हैं, उनके जो फार्मूलेस होते हैं तो वो मुश्किल होते हैं। अब अगर हम पेपर ए की इंडिविजुअली बात करें तो सबसे पहले उसमें अगर हम फाउंडेशन मॉड्यूल की बात करें तो फाउंडेशन मॉड्यूल में हमारे पास ये जो जनरल एनाटॉमी है BD 84, तो इससे हमारे पास टोटली 13 MCQs आते हैं, सही है। इसमें हमारे पास जो है 9 टू 10 पूरे जो है वो चैप्टर्स है। तो उनमें हमारे पास जो फर्स्ट एड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एड है ये स्किन और फेशिया तक, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो 13 MCQs है इसमें जो कम से कम 10 MCQs होते हैं वो इसी से आते हैं, सही है। ये 10 टू 11, बाकी ये जो हमारे पास 3 चैप्टर्स है तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों ने ये वाले स्टार्ट वाले जो 8 चैप्टर्स है ये अच्छे से किए हो तो इससे आप लोग के जो 13 MCQs है ये इसमें से 12 मिनिमम जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो जनरल एनाटॉमी है इससे 13 MCQs आते हैं, तो ये आप लोगों ने पहले याद रखना है क्योंकि ये हमारे पास इसमें बेसिक
सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो एमएसके मॉड्यूल होता है तो उसमें जो बोन्स और मसल्स होते हैं तो उनकी जो, और इसके अलावा सीबीएस में जो आर्टरी वेन्स और ब्लड वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए तो वो इसी BD 84 बुक में है। तो ये आप लोगों ने तो ज़रूर याद करना है, सही है। इसके अलावा जो पेपर ए के इम्पोर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक्स है तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हर एक बुक में और हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, सही है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगी पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी के लिए। तो उसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनके बारे में बताऊँगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी है तो 15 MCQs हमारे पास इस मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी के बुक से आते हैं, सही है। अब फाउंडेशन में इसका कितना कोर्स शामिल है तो हमारे पास जो चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आप लोगों ने जो बेसिक्स होती है वो आप लोगों ने पढ़नी है, सही है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो ये गमीटोजेनेसिस वाला चैप्टर है, चैप्टर 2 यहाँ से लेकर 3, इसके बाद ये 4, 5, 6, 7 और 8 ये वाले चैप्टर जो है ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd मंथ से लेकर ये जो बर्थ तक जितना टाइम पीरियड है, सही है, ये फुल हमारे पास इन चैप्टर्स को आप लोगों ने सीक्वेंस में पढ़ना है। और जब आप लोग इसको सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी आप लोगों को इसकी समझ आएगी। यानी इस तरह नहीं कर सकते कि बीच में एक चैप्टर पढ़ लो, एक को छोड़ लो, तो इस तरह नहीं होता। आप लोगों ने शुरू ही से इसका जो फुल कंसेप्ट है वो पहले अपना क्लियर करना है। उसके बाद अगर पेपर में आप लोग के पास इतना टाइम नहीं हो तो आप लोगों ने इतना तो किया होगा कि अपने लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए होंगे। इसके अलावा जो इसमें जो क्लिनिकल जो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उससे हमारे पास ऑस्टिन में भी आते हैं। तो आप लोगों ने वो एबनॉर्मलिटी, वो पिक्चर्स जो होते हैं वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं, सही है। और इंशाल्लाह जो इसकी जो सेपरेट वीडियो होगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह कौन सी एबनॉर्मलिटी और इसके लिए कौन कौन से पिक्चर्स आप लोगों ने देखने हैं, सही है। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है इन्हीं चैप्टर्स के अंदर, तो वो आप लोगों ने सेपरेट वीडियो देखनी है। 3rd हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो फाउंडेशन मॉड्यूल में हमारे पास इसके टोटली 10 MCQs होते हैं। और 10 MCQs हमारे पास कौन कौन से चैप्टर से आते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही है। इन्हीं से आप लोग के जो सारे मेन एमसीक्यूज़ है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, सही है। तो फर्स्ट 6 जो चैप्टर्स है इन्हीं से आप लोगों ने जो मेन अपना कंसेप्ट है वही क्लियर करना है और इसी में जो मेन पॉइंट्स होंगे तो उन्हीं पर आप लोगों ने फोकस करना है। तो चैप्टर में बहुत कुछ होता है लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो उसी पर आप लोगों ने फोकस करना है, सही है। तो इसके लिए उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग का कंसेप्ट इतना क्लियर ना हो जिस तरह हमें एम्ब्रियोलॉजी में ज़रूरत होती है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में आप लोगों ने सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं तो उसमें समझना ज़रूरी होता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हिस्टोलॉजी में आप लोगों ने एपिथेलियम याद रखना है कि कौन सी जगह पे कौन सा एपिथेलियम है। इसके अलावा हमारे पास जो ग्लैंड्स है उनके बारे में लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कौन सा है, प्रॉपर है, और इसके अलावा हमारे पास जो नॉन प्रॉपर है उसमें कौन कौन से आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सेल है जो फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें हमारे पास कुछ जो ऑर्गेनीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों ने वो याद करना है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में भी, प्रोफ में, दोनों में उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, सही है। तो आप लोगों ने उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि जो इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी और उसी पर आप लोगों ने फोकस ज़्यादा करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास टोटली 14 एमसीक्यू से फाउंडेशन मॉड्यूल में, सही है। और इसके लिए आप लोग सत्यनारायण बुक भी यूज़ कर सकते हैं और पंकजा भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा जो इससे पहले मैंने बुक्स बताई यानी जो हिस्टोलॉजी की लाइकोसेन है तो वो बेस्ट है, उसी से आप लोग के सारे एमसीक्यूज़ कवर हो सकते हैं। ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी बुक को देखने की, बस वही इनफ है
है इसके अलावा हमारे पास जो जर्नल एनाटॉमी की है BD 84, तो एक ही बुक है, एक एडिशन है, तो आप लोगों ने इसी से ही पढ़ना है इसको, तो आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे बुक के साथ। और इसके अलावा हमारे पास जो एम्ब्रियोलॉजी थी, तो इसमें ये लैंग में जो है ये बेस्ट है, इसकी वर्डिंग भी इतनी मुश्किल नहीं होती, आप लोग का कंसेप्ट इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग KLM भी यूज़ करते हैं, लेकिन आई थिंक ये वाला लैंग में जो है ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यही यूज़ करें। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो सत्यनारायण है ये भी बेस्ट है, और इसके अलावा पंकजा जो है वो भी बेस्ट है। इन दोनों में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इन्हीं दोनों बुक में किसी एक को चूज़ करना है, सही है। इसके अलावा जो हमारे पास चैटर्जी है और लिपिनकोट है, तो उन पर आप लोगों ने वो नहीं करना, क्योंकि वो थोड़े से हायर लेवल के बुक्स है, सही है। वो जब फर्दर आप लोग आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह उसी में फिर आप लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने इन्हीं पंकज से या सत्या से ही अपना जो कोर्स है वो कवर करना है, और इन्हीं दोनों से फुल कोर्स जो है वो कवर हो सकता है। बाद स्टूडेंट्स कैसे कहते हैं कि हमारे पास जो सत्या बुक है तो उससे कुछ टॉपिक में वो इनसफिशेंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। सत्या में हर एक चीज़ मौजूद है, प्रॉपर्ली मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा वो ये है कि इसमें हमारे पास स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, सही है। वो एक टॉपिक होता है तो उसका जो हमारे पास हाफ पार्ट होता है जो ज़्यादा डिटेल होता है, तो वो किसी और चैप्टर में होता है, जो इसकी इंट्रोडक्शन होती है वो किसी और चैप्टर में होता है, सही है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हमारे जो है इससे MCQs कवर नहीं हो रहे, उसका जो बाकी पार्ट है वो नहीं है, तो वो असल में किसी और चैप्टर में होता है, यानी मेटाबॉलिज्म में उसका बाकी पार्ट होगा जो कि सेकेंड ईयर में शामिल है, सही है। तो इस तरह टॉपिक्स है कि फिर स्टूडेंट कहते हैं कि वो इनसफिशेंट है, उनके लिए वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस बेस पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास फिर आप लोग पंकज ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो खुद सत्या ही यूज़ किया है, उसी से कवर किया है, लेकिन पंकज में जो है वो टॉपिक जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, तो आप लोग के लिए इतना मुश्किल नहीं होता उसको फाइंड करना। तो आप लोग की अपनी मर्ज़ी की कौन सा बुक आप लोग यूज़ करते हैं, सही है। दोनों बुक जो है वो बेस्ट है, लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इन दोनों बुक से हट कर आप लोगों ने कोई दूसरा बुक नहीं देखना है, यानी चैटर्जी और लिपिनकोट, और ये चीज़ जो है ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, सही मुश्किल हो जाती है, इनकी वर्डिंग भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, और उसको करना फिर स्टूडेंट्स के लिए इतना इजी नहीं होता। तो इन दोनों में ही आप लोग कोई एक चूज़ कर ले जो आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट हो, जो आप लोग के लिए ईजी हो, सही है, तो वही आप लोग चूज़ करें। अब जो बायोकेमिस्ट्री के 14 MCQs है फाउंडेशन मॉड्यूल के, सही है। तो उन्हीं 14 MCQs में अगर हम बात करें तो सत्यनारायण में हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और इसके अलावा जो 5th नंबर चैप्टर है, तो ये तो आप लोगों ने फुली ये करना है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो 31 चैप्टर है उससे आप लोगों ने सिर्फ pH वाला जो टॉपिक है वो कवर करना है, सही है। जो रेगुलेशन ऑफ पीच, उससे ज़्यादा MCQs आते हैं तो उसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, तो वो वाला उससे करना है। और इसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 40 है, सही है, तो उसी से आप लोगों ने अपना जो फाउंडेशन वाला बायोकेम का जितना भी पार्ट है ये आप लोगों ने कवर करना है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पंकज से करना चाहते हैं तो पंकज नायक में फिर आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और इसके अलावा 7th नंबर चैप्टर ये आप लोगों ने करने हैं, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 24, इन्हीं 4 चैप्टर से आप लोग के टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे, सही है। तो ये फुल हमारे पास जो फाउंडेशन मॉड्यूल था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें आप लोगों ने कितने MCQs है और किस तरह आप लोगों ने करने हैं, सही है। उनके जो मेन जो टॉपिक्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो वो किस तरह करने हैं, तो वो तो इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा आप लोगों ने जब तैयारी करनी हो तो आप लोगों ने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने MCQs आते हैं, सही है। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा MCQs आते हैं तो उस पर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। अब उस सब्जेक्ट के जो MCQs आ रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी के हमारे पास 10 MCQs है फाउंडेशन मॉड्यूल में, जबकि उसकी निस्बत हमारे पास बायोकेम में 14 MCQs है। तो आप लोगों ने दोनों पढ़ना है, हिस्टोलॉजी थोड़ी सी ईजी होती है, सही है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने बायोकेम को चॉइस में नहीं छोड़ना क्योंकि उसके 14 MCQs है। अगर आप लोगों ने वो छोड़ दिया तो क्या पता बाकी जो सब्जेक्ट्स है उससे आप लोग के MCQs कवर ना हो, आप लोग को फुली ना आए, तो इससे आप लोग के मार्क्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को आप लोगों ने चॉइस में नहीं छोड़ना, हर एक सब्जेक्ट करना है, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा MCQs है, कौन से सब्जेक्ट के कम MCQs है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं
उसी पर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ जितने आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जिस तरह ईटा में या एनएमडीकेट में जो भी आप लोगों ने दिया हो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान की जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होती है तो पेपर में वो पेपर कवर करना उसके लिए इतना ईजी हो जाता है। तो इसी तरह ये हमारे पास जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का जो प्रूफ एग्जाम होता है तो इसी में आप लोगों की जितनी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होगी तो उतना ही आप लोगों के लिए ईजी होगा। लेकिन एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस से पहले आप लोगों ने अपना कोर्स पहले कवर करना है कि जितना कोर्स है तो उसमें अगर टाइम कम है तो आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो करने हैं और उसके बाद जितना टाइम आप लोगों के पास रिमेनिंग हो तो उसमें आप लोगों ने सारे जो है जितने भी एमसीक्यूज़ कर सकते हो तो करना है। इसके अलावा पेपर ए की जो सेकंड मॉड्यूल है जिसमें हमारे पास ब्लड मॉड्यूल आता है तो उस ब्लड मॉड्यूल में हमारे पास सिर्फ थ्री सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे एमसीक्यूज़ आएंगे। तो उन्हीं थ्री सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास बायोकेम के टोटली 12 एमसीक्यूज़ आते हैं और उसी 12 एमसीक्यूज़ में चैप्टर नंबर 9 10 और इसके अलावा 7 जो चैप्टर है वो हाफ 9 10 फुली और जो 7 चैप्टर है उसमें आप लोगों ने जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वही करने हैं। सही है। तो वो आप लोग के जो बायोकेम का जितना कोर्स है ब्लड मॉड्यूल का वो कवर हो जाएगा इससे और टोटली हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो फिजियोलॉजी होती है तो उस फिजियोलॉजी के हमारे पास होते हैं 22 एमसीक्यूज़ इन द ब्लड मॉड्यूल। सही है। मेजोरिटी जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है ब्लड मॉड्यूल में तो वो फिजियो से आते हैं और फिजियो में हमारे पास टोटली 22 एमसीक्यूज़ है जिसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 6 है गाइडन का तो उसी चैप्टर नंबर 6 को फुली उसमें जितने भी यूनिट नंबर 6 के जितने भी चैप्टर्स है तो वो आप लोग करने हैं 33 से लेकर 37 तक। सही है। ये सारे चैप्टर जो है ये यूनिट नंबर 6 में आते हैं तो ये आप लोगों ने गाइडेंस से कवर करना है। और इसके अलावा हमारे पास जो रिमेनिंग थर्ड नंबर सब्जेक्ट है वो हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ आते हैं। इन 4 एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है ब्लड का और इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड और चैप्टर नंबर 14 तो ये दोनों चैप्टर जो है ये हमारे पास शामिल है ब्लड मॉड्यूल में और इससे टोटली 4 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो ये आप लोग खैर है उसमें भी जोड़ सकते हैं चॉइस में भी। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास टाइम है और वो लोग कवर कर सकते हैं तो फिर वो लोग ये चॉइस में ना छोड़ें क्योंकि इसमें भी 4 एमसीक्यूज़ है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं चॉइस में। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो फिजियोलॉजी है उसको आप लोगों ने मस्ट करना है यूनिट नंबर 6 को फुल क्योंकि उससे 22 एमसीक्यूज़ है और इसी 22 एमसीक्यूज़ से आप लोग इसको फुली भी कर सकते हो अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए बायोकेमिस्ट्री में। और इसके अलावा जो हमारे पास एनाटॉमी है तो उस एनाटॉमी में जितने भी सब्जेक्ट्स है तो उसमें आप लोग से भूल सकते हैं यानी एम्ब्रियोलॉजी हिस्टोलॉजी की हम बात करें एनाटॉमी की जनरल एनाटॉमी की तो वो इंसान से भूल जाता है। लेकिन ये जो फिजियोलॉजी है ना इस पर अगर आप लोग का एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये जो 22 एमसीक्यूज़ ब्लड मॉड्यूल के हैं और इसके अलावा हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज़ फाउंडेशन मॉड्यूल के हैं तो इन टोटल इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास 32 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 120 एमसीक्यूज़ पेपर ए में उसमें 32 एमसीक्यूज़ फिजियोलॉजी के हैं तो फिजियोलॉजी पर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है और स्पेशली यूनिट नंबर 6 पे जो कि ब्लड मॉड्यूल का है। सही है। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो बायोकेम आता है क्योंकि बायोकेम में हमारे पास 14 एमसीक्यूज़ फाउंडेशन के हैं और इसके अलावा हमारे पास जो 12 एमसीक्यूज़ है वो ब्लड मॉड्यूल के है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर ले तो हमारे पास 26 एमसीक्यूज़ बनते हैं जो कि एक मेजर हिस्सा जो है वो कवर करता है। सही है। तो ये भी आप लोगों ने इसको भी चॉइस में नहीं छोड़ना। फिजियोलॉजी बायोकेम आप लोगों ने मस्ट करनी है। सही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी पर आप लोगों ने फोकस करना है और रिमेनिंग आप लोगों ने पेपर ए के लिए एम्ब्रियोलॉजी की 15 एमसीक्यूज़ है तो वो 15 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने उसके लिए एम्ब्रियोलॉजी मस्ट करनी है। सही है। आप लोग चॉइस में नहीं छोड़ सकते। तो 15 एमसीक्यूज़ अगर इसमें आप लोग कर ले और इसके अलावा हमारे पास जनरल एनाटॉमी के 13 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। सही है। तो वो तो हर एक बंदा जो है बीडी चौरसिया जो है वो मस्ट करता है। सही। एक ऐसा बुक है जो ईजी है ईजिली इंसान को याद हो जाता है। तो आप लोग ये एमसीक्यूज़ ईजिली हो जाएंगे। इसमें टोटली 13 एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर हम पेपर बी की बात करें तो पेपर बी में हमारे पास टोटली
फुल जो है एमएस का मॉड्यूल आता है, तो उसमें हमारे पास एनाटॉमी के 71 एमसीक्यूज़ होते हैं, सही है। और इसके अलावा हमारे पास हिस्टोलॉजी के 8 एमसीक्यूज़ होते हैं, फिजियोलॉजी के 16 एमसीक्यूज़ होते हैं और बायोकेमिस्ट्री के 16 एमसीक्यूज़ होते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी के 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, सही है। तो अगर हम देखें तो मेजर जो टॉपिक है वो कवर कराए तो वो एनाटॉमी है, सही है। एनाटॉमी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फुल एमएस के मॉड्यूल को कवर कराए, तो उसमें हमारे पास अपर लिम लोअर लिम आता है। आप लोगों ने अगर वो अच्छे से किया हुआ हो तो 71 में कम से कम आप लोग 68 मार्क्स तो ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पहले आप लोगों ने इसको अच्छा किया हुआ हो, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट जो मेरे सब्जेक्ट आता है तो उसमें हमारे पास फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आता है, दोनों के 16-16 एमसीक्यूज़ है। लेकिन इन दोनों में एमसीक्यूज़ इजीली कौन से में आप लोग ठीक कर सकते हैं, सही है, तो वो फिजियोलॉजी है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो तो उसको अगर एक बार भी आप लोग कर लो और फिर पेपर में बेशक रिवाइज ना कर लो तो आप लोग वो उसके जो मार्क्स है वो आप लोग इजीली मतलब उसके एमसीक्यूज आप लोग इजीली कर सकते हैं और मार्क्स आप लोग को इजीली मिल सकता है। बायोकेमिस्ट्री के भी 16 एमसीक्यूज़ है, सही है। तो उस 16 एमसीक्यूज़ में क्या करना है आप लोगों ने कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप लोगों ने एनाटॉमी में फिजियोलॉजी में उनकी तैयारी अच्छे से की हो और उनके एमसीक्यूज़ आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो, तो फिर बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने इस तरह करना है कि जो जो चीज़ें आप लोगों ने पहले से की हो और आप लोगों के लिए ईजी हो तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो याद करना वो मुश्किल है तो खैर उनको छोड़ें, लेकिन ये नहीं करना आप लोगों ने कि बायोकेम को कम्प्लीटली आप लोग जो है वो इग्नोर कर लो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, सही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा 16 एमसीक्यूज़ इतना नहीं लगता है इंसान को, लेकिन अगर आप लोग के पास फ़र्ज़ करें जो एनाटॉमी वाला पोर्शन है वो मुश्किल आ जाए और उसमें आप लोग के एमसीक्यूज़ कवर ना हो रहे हो और आप लोगों ने ऊपर से जो है बायोकेमिस्ट्री छोड़ दी हो चॉइस में, तो फिर आप लोगों के लिए मसला बनेगा, सही है। फिर इवन ये भी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने ये पास किस तरह करना है पेपर, तो आप लोगों ने ये किसी भी सब्जेक्ट को चॉइस में नहीं छोड़ना एक्सेप्ट वो सब्जेक्ट जिसके 3 से 4 एमसीक्यूज़ हो, वो खैर है आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मिनिमम किसी सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज़ हो तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल चॉइस में नहीं छोड़ना। आधा करना है लेकिन करना ज़रूर है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो हिस्टोलॉजी है उसके 8 एमसीक्यूज़ है, तो वो भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग वो कवर कर लें ज़रूर, सही है। अच्छा उसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर्स है, 7, 8, 10, जिसमें वो कार्टिलेज बोन्स वाले चैप्टर है, तो उनमें भी मैं इंशाल्लाह जो सेपरेट वीडियो होगी आप लोग को मेन चीज़ें बताऊँगी, तो अगर आप लोग को सिर्फ वही याद रहे तो दैट इज़ इनफ, सही है। लास्ट हमारे पास जो एम्ब्रियोलॉजी है तो उसके सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ है, तो अगर आप लोगों ने ये बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स थे एनाटॉमी, हिस्टो, फिजियो एंड बायोकेम ये आप लोगों ने अच्छे से किए हों तो फिर एम्ब्रियोलॉजी को खैर आप लोग जो इसमें छोड़ सकते हैं, सही है। इसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 के कुछ जो टॉपिक्स है वो शामिल है, सही है। तो आप लोगों ने अगर बाकी चारों जो है वो अच्छे से किए हो तो एम्ब्रियोलॉजी को खैर आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 4 है उसमें आप लोगों ने किसी भी एक को इग्नोर नहीं करना। हिस्टोलॉजी को तो बिल्कुल भी नहीं करना, उसके 8 एमसीक्यूज़ है जो कि फ़िक्स होते हैं। अगर आप लोगों को वो मेन जो पॉइंट्स हो उनके बारे में पता होना तो बस आप लोग के 8 में 7 मार्क्स ज़रूर बन जाएँगे। थर्ड नंबर पेपर हमारे पास पेपर सी होता है जिसमें 2 मॉड्यूल्स आते हैं, एक सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल है और द लास्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी मॉड्यूल। अब जो कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल है तो उसमें हमारे पास एनाटॉमी के जो है 21 एमसीक्यूज़ है, फिजियोलॉजी के 34 एमसीक्यूज़ है और हिस्टोलॉजी के 4 एमसीक्यूज़ है, एम्ब्रियोलॉजी के 5 एमसीक्यूज़ है और बायोकेमिस्ट्री के 14 एमसीक्यूज़ है। अगर आप लोग इन फुल पेपर्स की वो चेक कर ले तो हर एक में बायोकेमिस्ट्री ने अपना पूरा वेटेज जो है वो डाला हुआ है, सही है। 10 to 14 एमसीक्यूज़ तो उसके मस्ट हैं, तो बायोकेम आप लोगों ने किसी में भी इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अब जो सीवीएस मॉड्यूल की फिजियोलॉजी है तो इसकी 34 एमसीक्यूज़ है, सही है। तो इस 34 एमसीक्यूज़ में कि गाइडन का यूनिट नंबर जो 3 है और इसके अलावा अ, यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 3 और 4 आप लोगों ने इसको फुल करना है, सही है। इग्नोर आप लोग नहीं कर सकते इसको। अगर आप लोगों ने पास होना है पेपर सी में तो फिजियोलॉजी करनी है, सही है। हर हाल में 34 एमसीक्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। इसके अलावा हमारे पास जो एनाटॉमी है उसके 21 एमसीक्यूज़ है। इसमें आप लोग के पास जो थोरैक्स वगैरह है चैप्टर नंबर 4 और 5 स्नेल का आता है उसमें, सही है। तो जो थोरैक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो आप लोगों ने करने हैं। उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी सेपरेट वीडियो में, लेकिन जो 4 एंड 5 चैप्टर है स्नेल के वो आप लोगों ने करने हैं और उसी से 21 एमसीक्यूज़ आप लोग के आएंगे। तो फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो टोटली हमारे पास 55 मार्क्स बनते हैं या 55 एमसीक्यूज़ बनते हैं इससे, सही है। तो 55 एमसीक्यूज़ है और आप लोगों ने इसी 55 एमसीक्यूज़ में क्या करना है
कम से कम आप लोगों ने 50 मार्क्स तो लेने हैं, सही है। और वो किस तरह लेंगे कि अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी अच्छे से की, ये दोनों सब्जेक्ट इजी है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है अगर आप लोगों ने तैयारी इसकी भी अच्छी की हो, मतलब इसको याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर बायोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो इसकी 14 एमसीक्यूज़ है, तो उसमें फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो लिपिड्स है वो उसका फुल चैप्टर उसमें आता है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। उसमें जो लाइपोप्रोटीन्स वाले जो टॉपिक्स है ना, उन पर आप लोगों ने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और वो लिपिड वाला चैप्टर जो है वो शुरू में मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा रीड कर लो और थोड़ा सा आप लोग के जहन में थोड़ा सा कुछ बैठ जाए ना, तो उसके बाद दोबारा जब रीड करोगे तो वो मुश्किल नहीं होगा, ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो वो सिर्फ एक ही चैप्टर है, लिपिड चैप्टर है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने चॉइस में नहीं छोड़ना, सही है। वो करना है ताकि कम से कम 14 में से 10 एमसीक्यूज़ आप लोग कर सको, और वो ईज़िली हो जाएंगे इंशाल्लाह, इतने मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हम अगर एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी के 5 एमसीक्यूज़ है, जबकि हिस्टोलॉजी के 4 एमसीक्यूज़ है। अब जो एम्ब्रियोलॉजी के 5 एमसीक्यूज़ है, तो इसमें सिर्फ लैंगमैन का चैप्टर नंबर 13 आता है। हिस्टोलॉजी के 4 एमसीक्यूज़ है, तो अगर टाइम है तो कर लो, अगर नहीं है तो खैर है, छोड़ सकते हो चॉइस में, सही है। मतलब आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने हिस्टोलॉजी करना है और बाद में आप लोग पास इतना टाइम ना हो कि आप बायोकेम और जो एनोटमी वो आप लोग से रह जाए, तो ये काम नहीं करना। जब भी आप लोग पेपर के लिए तैयारी करो ना, तो कोशिश करना है कि जो जिस सब्जेक्ट के एमसीक्यू ज़्यादा है तो पहले उसको कवर कर लो, क्योंकि पेपर के दौरान में हमारे पास 2 to 3 डेज़ का गैप होता है। तो उसमें आप लोग पहले जो सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा वेटेज है उसका, तो वो आप लोगों ने करना है। और उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम है तो वो करना है, और जिसके एमसीक्यूज़ सबसे कम है यानी 3 to 4 एमसीक्यूज़ है, तो वो आप लोग सबसे लास्ट में छोड़ दें, ताकि अगर आप लोग के पास टाइम ना भी हो ना, तो आप लोग उसको चॉइस में छोड़ सकते हो, सही है। ये नहीं करना कि उसको आप लोग पहले कर लो और वो जो टाइम हो वो आप लोग उस पे ज़ाया कर लो, फिर जो मेन आपके जो सब्जेक्ट्स है वही आपसे रह जाए। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हो जाएगा लास्ट में जो हमारे टॉपिक्स है, लेकिन फिर नहीं हो पाते, फिर रह जाते। तो आप लोगों ने पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स है वही करने हैं। लास्ट में हमारे पास पेपर सी का रेस्पिरेटरी मॉड्यूल आता है, और ये हमारे पास सबसे लास्ट मॉड्यूल है। इसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजी के 20 एमसीक्यूज़ है, सही है। तो हमारे पास जो टोटली पेपर सी है ना, तो इसमें रेस्पिरेटरी एज वेल एज सीवीएस दोनों मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो टोटली इनके 55 एमसीक्यूज़ इस तरह तकरीबन राउंड अबाउट 50 प्लस एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो फिजियोलॉजी तो आप लोगों का मेन फोकस होगा, कुछ भी उसमें चॉइस में ना छोड़ें, सही है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईज़िली आप लोग समझ जाओगे, सही है। कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। और इसके अलावा हमारे पास जो रेस्पिरेटरी मॉड्यूल के एनाटॉमी पोर्शन है, तो उसमें हमारे पास जो उसमें आप लोगों ने वही जो टॉरिक्स है ना, तो वो सीवीएस में भी आता है और वो रेस्पिरेटरी में भी आता है, सही है। तो टॉरिक्स 1 और टॉरिक्स 2 ये जो 2 चैप्टर्स है 4 एंड 5, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इन द स्नेल, सही है। तो इसी स्नेल से चैप्टर नंबर 4 और 5 अगर आप लोग फुल कर लो, तो आप लोग का जो रेस्पिरेटरी सीवीएस दोनों मॉड्यूल का जो एनाटॉमी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, सही है। इसके अलावा हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ है हिस्टो के इन द रेस्पिरेटरी मॉड्यूल, सही है। और वो 4 एमसीक्यूज़ कहाँ से, चैप्टर नंबर जो 17 है लाइकोसेन का, सही है। तो वहाँ से आप लोग ये 4 एमसीक्यूज़ इजीली कवर कर सकते हो। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि उस चैप्टर के पीछे पढ़े रहो और उसके हर एक लफ्ज़ को आप लोग पढ़ो, ये नहीं करना। उसमें जो मेन चीज़ होती है, जब फर्स्ट टाइम आप लोग वो चैप्टर पढ़ रहे हो या आप लोगों ने पढ़ा हो, उसमें आप लोगों ने हाईलाइट किया होता है। यानी अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी मॉड्यूल की, ये वाला हमारे पास जो रिस्पायरेटरी वाला चैप्टर है रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सीधे कि ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने अंडरलाइन किए होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखें तो हमारे पास मेन चीज़ क्या होगी कि कौन से रिस्पायरेटरी ट्रैक के कौन से पार्ट में कौन सा एपिथेलियम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को हिस्टो में ना आ रहा हो और कुछ भी आप लोग उसमें नहीं याद कर सकते, टाइम नहीं है, तो एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करना है कि अगर वो अ, चाहे जो भी आप लोगों के पास मॉड्यूल है, तो आप लोगों ने एपिथेलियम ज़रूर याद रखना है कि कौन से पार्ट में कौन सा एपिथेलियम है, सही है। चाहे वो सीवीएस का हो, चाहे वो रिस्पायरेटरी का हो, तो आप लोगों ने देखना है कि कौन सी जगह पे कौन सा एपिथेलियम है। ये क्योंकि मोस्टली इसी जो हिस्टोलॉजी के एमसीक्यूज़ है वो इसी एपिथेलियम से होते हैं कि हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियम है, कोलमनर है, क्यूबॉइडल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही है। तो अगर आप लोग को कुछ भी ना रहा हो तो एपिथेलियम आप लोग को मस्ट आना चाहिए।
अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें रेस्पिरेटरी मॉड्यूल में, तो उसके टोटली 8 एमसीक्यूज़ है और चैप्टर नंबर जो 6 है सत्या नारायण में, और चैप्टर नंबर 5 इन द पंकजा नाइक। तो ये एंजाइम का चैप्टर है और इसी से आप लोगों ने ये 8 एमसीक्यूज़ जो है ये करने हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, हिस्टोलॉजी हो गई, और एम्ब्रियोलॉजी जो है, एम्ब्रियोलॉजी के सिर्फ 3 एमसीक्यूज़ है। तो फिर मैं कहूँगी कि अगर चॉइस में छोड़ सकते हैं तो खैर है, इतना मसला नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी का मेजर जो पोर्शन है ना, वो पेपर ए में है और पेपर ए के फाउंडेशन मॉड्यूल में। तो बस आप लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, सही है। बाकी मॉड्यूल में अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत रह भी जाए तो इतना मसला नहीं है। अगर 5 मिनट्स भी होना, तो आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है कि जो हर एक चैप्टर के लास्ट में जो हाफ या 1 पेज का जो समरी होता है ना, तो वो समरी अगर आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास जो इसके अंदर कुछ जो पिक्चर्स होते हैं एब्नॉर्मलिटीज़ के, तो वो अगर आप लोग देख सकते हो, 5 to 10 मिनट्स आप लोग के उसमें लगेंगे। तो बस आप लोग जो है 3-4 एमसीक्यूज़ में आप लोग 2 एमसीक्यूज़ तो कर सकते ही होंगे, सही है। फिर वो इतने मुश्किल नहीं आते, वो ईजी होते हैं। तो अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों ने समरी जो है वो मस्ट देखनी है। हर एक मॉड्यूल में हर एक जो हमारे पास चैप्टर है उसके एंड में समरी होती है, तो वो समरी आप लोगों ने मस्ट देखनी है। तो ये तो मैंने आप लोगों को फुल जितना प्रैक्टिकल जितना थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है जिसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिए कि हर एक पेपर में, पेपर ए, बी, सी, इन तीनों पेपर्स में कौन से सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ है, सही है। और आप लोगों ने कौन से पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और किस तरह करना है, तो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेपरेटली कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो होगी। अब लास्ट में मैं लिटिल बिट अबाउट ओएसपी बताना चाहूँगी कि ओएसपी में होता कुछ यूँ है कि उसमें एक ही चीज़ चेंज होती है, वो है प्रैक्टिकल नोटबुक। प्रैक्टिकल नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की जो है वो सेपरेट होती है, तो ये फिजियोलॉजी की होती है, एक बायोकेमिस्ट्री की होती है, और एक जो है वो हमारे पास हिस्टोलॉजी की होती है। तो हर एक पेपर में, पेपर ए में एक कॉपी चेक होती है, पेपर बी में दूसरी होती है और पेपर सी में तीसरी होती है, सही है। और हर एक कॉपी के तकरीबन 5 मार्क्स होते हैं, यानी एक स्टेशन जो है वो इसी कॉपी की होती है। बाकी जो स्टेशंस होते हैं ना, 16, 17 के 18, पता नहीं कितने स्टेशन होते हैं, लेकिन टोटली फिक्स नंबर मुझे अभी नहीं पता, मैं भूल गई हूँ, लेकिन तकरीबन 16 to 17 तो होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो एक है वो तो इस कॉपी में चला जाएगा कि अगर आप लोग की कॉपी अच्छे से कंप्लीट हो और फुली जो है चेक हो। पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि अपने टीचर से चेक कराना है, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट का जो एचओडी होता है, तो उससे आप लोगों ने जो मेन स्टैम्प होता है जो कि फर्स्ट पेज पे होता है, तो वो आप लोगों ने लेना है। उसके अलावा आप लोगों ने ये करना है कि अपनी कॉपी को प्लास्टिक जो है वो ज़रूर चढ़ाना है। कवर बेशक ना हो, लेकिन जिसके ऊपर प्लास्टिक होता है ना, वो आप लोगों ने ज़रूर चढ़ाना है, सही है। उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आप लोगों ने वो कॉपी अगर अच्छे से कंप्लीट हो, उस पे कवर हो, फुली चेक हो, तो 5 मार्क्स तो आप लोग के डन हो गए। इसके अलावा जो बाकी स्टेशंस होते हैं, तो उसमें सीन कुछ ये होता है कि हमारे पास कुछ स्टैटिक स्टेशंस होते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास इंटरैक्टिव स्टेशंस होते हैं, और इसके अलावा कुछ जो है वो नॉन इंटरैक्टिव स्टेशंस होते हैं। अब स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक में मसलन होता कुछ यूँ है कि उसमें या तो आप लोग के सामने जो है वो माइक्रोस्कोप पड़े होंगे, और उसमें जो हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और आप लोगों ने वो देख के बताना होता है कि ये कौन सा जो स्लाइड है, ये कौन सा स्लाइड है, सही है। और वो किस तरह आप लोगों ने बताना है, क्या एक पेपर साथ में पड़ा होता है, और उसी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फला जो हमारे पास माइक्रोस्कोप ए है, इसमें कौन सा स्लाइड है, माइक्रोस्कोप बी है, इसमें कौन सा स्लाइड है। और स्लाइड के साथ साथ आप लोगों ने 1-2 उसी स्लाइड के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, सही है। तो वो तो स्टैटिक स्टेशन में एक हो गया, और हमारे पास हर एक पेपर में जो हर एक पेपर का जो ओएसपी पोर्शन होता है, तो उस ओएसपी में एक स्टेशन माइक्रोस्कोप का ज़रूर होगा, और हर एक स्टेशन पे 2 माइक्रोस्कोप ज़रूर पड़े होंगे, एक ए माइक्रोस्कोप और एक जो है वो बी होगा, और दोनों में सेपरेट स्लाइड्स होंगे, सही है। तो आप लोगों ने हर एक में देख के फिर लिखना होता है, और उसी के साथ उसके नेम के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी लिखने होंगे। तो ये हमारे पास स्टैटिक हो गए। इसके अलावा बाकी कुछ स्टैटिक इस तरह होते हैं कि हमारे पास जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन्हीं फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में हमारे पास जो मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो रखे होते हैं। मसलन पिपेट रखा होता है, या हमारे पास फ्लास्क होता है, या जो ब्यूरेट होता है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास सिरंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो बीपी कफ होता है वो पड़ा होता है। इवन ये भी आया होता है कि हमारे पास हमारा जो ओस्पी थी, तो उसमें जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसमें जो हमारे पास जो पंपिंग वाला वो हिस्सा होता है, उसके साथ जो है वो एक नॉब सा लगा होता है, जिसको हम रोटेट करते हैं, सही, जिसको हम फिक्स करने के बाद
पम्प को पम्प करते हैं तो हवा जो है वो उस कफ में आती है। तो उसी जो नॉब थी उसको हटाया गया था और उसी को स्टेशन पे रखा गया था और उसी में पूछा गया था कि ये क्या है, सही है। तो इवन ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी फिजियोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसमें कोई ना कोई उनका जो पार्ट है वो पड़ा होता है और फिर पूछते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, सही है। और इसके अलावा ये कौन से प्रैक्टिकल में भी यूज़ होता है तो ये भी पूछते हैं। ये जो हमारे पास ब्लड मॉड्यूल में जितने आप लोगों ने स्पेसिमेंस पढ़े होते हैं, मुख्तलिफ जो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इनके जो मुख्तलिफ एक चार्ट सी आप लोग के पास ज़रूर होगी और बुक में भी वो मौजूद है। तो उसी को उसकी जो शेप है वो आप लोगों ने याद रखनी है, सही है। उसको सामने अक्सर रखा गया होता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा सेल है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। और इसके अलावा ये हमारे पास स्टेटिक्स कुछ स्टेशंस हो गए। इसके अलावा जो इंटरेक्टिव होते हैं तो उनमें टीचर्स बैठे होते हैं। कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं, कुछ इंटरनल्स होते हैं। इंटरनल ज़्यादा होते हैं, एक्सटर्नल कम होते हैं। लेकिन करना यूँ है आप लोगों ने कि सबसे पहले तो आप लोग की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जब आप लोग वहाँ पे जाए तो मतलब ख़ुद को ज़्यादा ओवर बोल्ड नहीं शो करना है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद को मतलब बोल्ड इतना शो करते हैं कि टीचर्स को ऐसे स्टूडेंट्स इतने पसंद नहीं होते। आप लोगों ने एक चीज़ करना है मस्ट ओएसपी वाले दिन कि आप लोगों ने जितना ख़ुद को आजिज़ बना सकते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप लोगों ने उतनी ही आजिज़ी में जाके बैठना है, इतना या ख़ुद को शरीफ बनाना है और जितनी मासूमियत चेहरे पे ला सकते हो आप लोगों ने लानी है, सही है। ताकि जो सामने एग्जामिनर बैठा हो ना उसका आप पे थोड़ा सा तरस आए। इसकी निस्बत अगर आप लोग ख़ुद को तैयार कर लो और मतलब स्टाइल्स वगैरह बना लो और कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करोगे तो वही एग्जामिनर जो होता है वो फिर आप लोगों से उतना ही मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा। एक चीज़। दूसरी आप लोगों ने याद रखनी है कि आंसर करते वक्त आप लोगों ने ये नहीं करना कि बाज़ औक़ात सीनियर्स ये रिकमेंड करते हैं अपने जूनियर्स को कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने बस जो आप लोग को आता है वो बोलते जाओ। ये गलती कभी नहीं करनी। अगर एक चीज़ आप लोग को आ रही है तो सही है, आप लोग उसका आंसर कर लें। अगर एक चीज़ पर आप लोगों को डाउट है कि मतलब इसका ये आंसर हो सके तो वो भी आप लोग बोलें। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको पता है कि वो आप लोग गलत बोल रहे हो और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप लोग गलत बोल रहे हो, इसके बावजूद आप लोग उस पर इंसिस्ट कर रहे हो और ख़ुद को जो है वो मज़ीद उस चीज़ पर आप लोग बोल्ड रहने की कोशिश करोगे तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा क्योंकि फिर उस एग्जामिनर को गुस्सा आता है, सही है। और अब 5 अगर उसके पास 5 तो टोटल मार्क्स उस स्टेशन के, तो अगर आप लोग के 4 बनते तो आप लोग को 2 या 3 देगा। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। मतलब वो होती है ना थोड़ी सी मशरूती होती है तो वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। और किसी भी एग्जामिनर के साथ पंगा नहीं लेना, सही है। उनके सामने आजिज़ से बैठना है, कोशिश करना है कि वो सबसे पहले उनको सलाम करना है और उसके बाद वो आपसे जो क्वेश्चन करें ना तो उसी क्वेश्चन के आप लोगों ने आंसर करने हैं। अगर आप लोग को नहीं आ रहे, किसी उस पर डाउट हो तो बेशक वो भी बोल दे, या अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप लोग बोले सॉरी सर प्लीज़ चेंज द क्वेश्चन, तो फिर भी वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग गलत पर डटे रहोगे तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा और ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। अब ये तो इंटरेक्टिव हो गया। इंटरेक्टिव के अलावा हमारे पास जो नॉन इंटरेक्टिव वाला स्टेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें टीचर खड़ा हो रहा होता है, सही है। और आप लोग के सामने जो है वो एक प्रैक्टिकल होता है, सही है। जिस तरह अगर बायोकेम की प्रैक्टिकल हम बात करें तो एक प्रैक्टिकल होगा, वो वहाँ पे पूरा जो है उसका वो लिखा होगा कि ये वाला प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने इसको परफॉर्म कर ले, सही है। और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन या इसकी कैलकुलेशन कर ले। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो टीचर्स करा होगा और आप लोग उसके सामने जो है वो प्रैक्टिकल पहले परफॉर्म करोगे, फिर उसकी जो है वो रीडिंग, लेकिन इस तरह ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ दी होगी और उसके बाद आप लोग को कहेंगे कि ये कैलकुलेशन जो है वो आप लोग कर लो, सही है। जिस तरह वो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम वाले कुछ हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स है तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग ये सॉल्व कर ले और इसका आंसर दिखाएं। तो आप लोगों ने वो करना है, टीचर वो सामने बैठा होगा, वो देखेगा कि इसको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही है। कुछ इस तरह प्रैक्टिकल्स भी होते हैं कि टीचर जो है वो आपको कहेंगे फिजियोलॉजी के भी बायोकेमिस्ट्री के भी कि आप लोग ये वाला जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म कर ले। ये किस तरह का प्रैक्टिकल है, इसमें क्या होता है, और इसके अलावा ये हम किस तरह करेंगे ना। तो वो आप लोग को देखेंगे कि आप लोग जो है मतलब वो आप लोग अल्फाज से ज़्यादा जो है वो आप लोग के जो एक्शंस होंगे उन पर उनका फोकस होगा कि ये लोग किस तरह एक चीज़ परफॉर्म कर रहा है, सही है। जिस तरह हमारे पास एक मेन जो मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री में जो पिपेट हम पकड़ते तो उस पिपेट में हमने इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी होती है। इंडेक्स फिंगर को हमने ऊपर रख कर वो सकिंग वाला काम करना होता है, सही है। लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है वो गलती से थंब जो है वो रख देते हैं। यानी इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस तरह वो पिपेट होता है तो उस पिपेट पे आप लोगों ने इस तरह इंडेक्स फिंगर रखना होता है, सही है। लेकिन हमारी जो है शुरू में आदत नहीं होती तो हम इस तरह ये जो हमारे पास ये वाली फिंगर होती है तो हम इसी को रखते हैं, सही है। तो ये जब वो लोग देखेंगे ना तो एक
मार्क्स तो आप लोग का ज़रूर कटेगा। तो आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी, सही है। आप लोगों ने जो है प्रॉपर्ली हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रॉपर्ली पकड़ना है, और फुली जो आप लोग को जितना भी कुछ आ रहा है उसको कॉन्फिडेंशियली आप लोगों ने बोलना है, सही है। गलत नहीं बोलना है, सही बोलना है। अगर किसी चीज़ पर कन्फ्यूजन भी हो, खैर है, वो भी आप लोगों ने बोलना है, उस पे आप लोगों ने खामोश नहीं रहना। लेकिन कोशिश करना है कि जो कुछ आप लोग परफॉर्म कर रहे हो तो वो सही हो, वो गलत ना हो। ये तो मैंने आप लोग को लिटिल बिट जो है वो ओएसपी के बारे में और इसके अलावा जो थ्योरी होती है उसके बारे में बता दिया कि किस तरह आप लोगों ने करना है, क्या-क्या करना है। एक आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि एमसीक्यूज़ के कुछ बुक्स है, वो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वो ज़रूर देखें, सही है। आप लोगों के पास बेशक रिवीजन के लिए इतना टाइम ना हो, लेकिन एमसीक्यूज़ आप लोगों ने हर हाल में करने हैं। और स्पेशली जो हमारे पास साइड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर पेपर ए में आप लोग देखें तो पेपर ए में तकरीबन 8 टू 9 जो है वो हमारे पास साइड सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज़ है वो है, यानी जो प्राइम है तो उस प्राइम के 8 टू 9 एमसीक्यूज़ है, और वो मोस्टली जो है वो पास्ट पेपर से रिपीट होते हैं। हमारे अपने वक्त में जो है जिन स्टूडेंट ने पास्ट पेपर देखा था तो बस उनके तो सारे एमसीक्यूज़ ठीक थे, जिन्होंने वो नहीं देखा था तो बस वो एट द रिस्क थे, उनके वो मार्क्स चले गए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि पास्ट पेपर को हर हाल में देखना है। उसके लिए आप लोगों के पास हमारे पास जो 10 डॉक्टर वाली बुक है, तो जो लेटेस्ट एडिशन होती है जो कि हर साल न्यू आती है, तो आप लोगों ने वही लेनी है, उसको फुल करना है हर हाल में। जितना आप लोग का पोर्शन उसमें शामिल है तो वो फुल आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी बुक है, अगर ये आप लोग देखें तो ये हमारे पास भटनागर की बुक है, एनाटॉमी वाली, और इसमें हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ है, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये आप लोग के फर्स्ट ईयर में भी और इसके साथ साथ सेकेंड ईयर दोनों में आप लोग के काम आएगा। तो आई विल रिकमेंड दिस बुक कि आप लोग ये ज़रूर लें और इसके एमसीक्यूज़ का कर लें, स्पेशली इन द एमएसके मॉड्यूल। सही है, 71 एमसीक्यूज़ है इसके, तो अगर आप लोग ये कर लो, इसके साथ साथ आप लोग जो 10 डॉक्टर्स है पास्ट पेपर्स वो कर लो, तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ बहुत सारे कवर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फिजियोलॉजी की ये बुक है, फिजियोलॉजी रिव्यू, तो ये जो है इसमें भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है। और 10 डॉक्टर्स के साथ साथ आप लोगों ने ये मैं रिकमेंड करूँगी कि मस्ट टेक टाइम फॉर द स्पेशली फॉर द ब्लड एंड द लास्ट वन दैट इज़ द सीवीएस रेस्पिरेटरी मॉड्यूल, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजी का ज़्यादा पोर्शन है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखनी है। पेपर भी एमएसके में आप लोगों ने ये भटनागर की ये ज़रूर देखनी है। ये पीडीएफ फॉर्म में भी होते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग मोबाइल से स्टडी नहीं कर सकते, कंप्यूटर से नहीं कर सकते, यानी डिजिटल उस चीज़ से नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है फिर अपने लिए बुक्स ले लें और इसी से कर लें। तो एमएसके में आप लोगों ने ये ज़रूर देखनी है। सीवीएस में ब्लड में और रेस्पिरेटरी में आप लोगों ने फिजियोलॉजी की ये रिव्यू वाली बुक ये देखनी है मस्ट। और जो हमारे पास रिमेनिंग है ये जो 10 डॉक्टर्स है, तो ये 10 डॉक्टर्स तो अभी ये पुराना एडिशन है, 2018 का है। लेकिन आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इसका जो न्यू एडिशन है वो लेना है और उसी को करना है। उसको तो आप लोगों ने पेपर ए के लिए भी करना है, पेपर बी के लिए भी करना है, पेपर सी, तीनों के लिए करना है, सही है। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ बुक थे, और ये कुछ स्टूडेंट्स को 10 डॉक्टर्स के अलावा इन बाकी 2 का पता नहीं होता, तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लें। जिन स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है, जो लेट आए होते हैं, तो अगर वो लोग कोर्स पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम वो लोग ये एमसीक्यूज़ बुक एटलीस्ट ज़रूर देख ले, सही है। इससे इंशाल्लाह आप लोग अगर अब आप लोग के ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस ना हो तो एटलीस्ट आप लोग पास हो सकते हो, यानी फ़ेल होने से आप लोग बच सकते हो। तो प्लीज़ 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 अगर आप लोगों ने पास होना है, जो स्टूडेंट्स लेट आए होते हैं, जो अपना कोर्स कवर नहीं कर सकते, तो वो ये एमसीक्यूज़ बुक अपने लिए मस्ट ले लें। और इसी एमसीक्यूज़ बुक को अगर आप लोग कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पासिंग मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, सही है, यानी फ़ेल होने से आप लोग बच जाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटिल बिट ओवरव्यू। मैं आप लोगों को बता दी कि किस तरह आप लोगों ने काम करना है, किस तरह आप लोगों ने 80% जो है वो मार्क्स लेना है, सही है। तो अगर आप लोग इसी पैटर्न के मुताबिक अपना फुल कोर्स कवर कर लो और जो इम्पोर्टेंट नहीं है खैर वो आप लोग छोड़ दो, तो इंशाल्लाह आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। और इसके अलावा द रिमेनिंग जो सेपरेट हर एक अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को सेपरेटली हर एक टॉपिक के बारे में बताऊं कि कौन से सब्जेक्ट में या कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह उसके लिए आप लोगों ने सेपरेट वीडियो ज़रूर देखनी है। इसके बाद और उन्हीं से आप लोग के इंशाल्लाह मोस्टली एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ना है और इंशाल्लाह आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे इन द प्रूफ। लेकिन एक शर्त ये है कि आप लोगों ने पढ़ना है, सही है। और ये काम नहीं करना कि कुछ स्टूडेंट्स जो है थे वो
कहते हैं कि हमारे पास जो प्रेप्स होते हैं उनमें हम अपना कोर्स कवर कर लेंगे, अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल नहीं होता कि वो लास्ट जो जो हमारे पास 2 to 3 मंथ्स होते हैं प्रेप्स के, 3 मंथ्स तो नहीं होते, 2 मंथ्स होते हैं, तो उसमें पूरा कोर्स कवर कर ले। तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर इंसान पे इतना टेंशन आता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने साथ-साथ पढ़ना है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, जो अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ो या इसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप लोगों ने अभी से ही स्टार्ट कर ले। और आखिर में जो प्रेप्स होते हैं उन पर सब कुछ ना छोड़े, क्योंकि इंसान इतना पावरफुल नहीं है कि उन 2 मंथ्स में सारा जो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो गेन कर ले। सो ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने सीरियस लेना है सब कुछ को, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें। बेशक आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने दिन रात पढ़ना है, ये काम नहीं करना, लेकिन आप लोगों ने जो आप लोग डेली पढ़ते हो बेसिस पर कॉलेज में, तो उसी को आप लोग अपने घर में दोबारा जो है वो रिवाइज़ करने की कोशिश करो, उसको पढ़ो, ताकि फिर आप लोग पे एक साथ जो है सारा बर्डन ना आए। इसके अलावा बाकी आप लोग अपना लाइफ इंजॉय करना चाहते हो तो बेशक कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगी आप सबको कि कभी भी ख़ुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, कि फ़लाँ बंदा इतना काम कर रहा है और मैं इतना नहीं कर रहा। तो इस टेंशन में, इस डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा पढ़ लेते हैं और उनके मार्क्स जो है उन स्टूडेंट से ज़्यादा आते हैं जो कि हर वक्त जो है किताब के सामने बैठे होते हैं। तो ये आप लोगों ने ये ख़ुद को किसी दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना। अपना अलग जो है वो एक स्केड्यूल बनाएं, अपना अलग एक रूटीन बनाएं कि मैंने दिन में इतना पढ़ना है, इतना करना है, सही है। तो अगर आप लोग दूसरों के साथ ख़ुद को कंपेयर नहीं करोगे, तो आप लोग बेहतर तरीके से स्टडी कर सकोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने दूसरों के साथ ख़ुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त